आज मैं आपको बीए पार्ट द्वितीय के होम साइंस प्रथम के एक टॉपिक कताई के बारे में जानकारी दूंगी। कताई यानी वस्त्र निर्माण में तंतुओं के लिए अविरल लंबे धातु या तंतु को लेते हैं, लपेट कर ऐंठन द्वारा दो सूत बना के धागे का सूत बनाया जाता है, जिसे सूत कहते हैं। यानी कि हमारे वस्त्र निर्माण में हमें सूत की आवश्यकता होती है। और सूत जो निर्माण है वो या तो ऐंठन के लिए तंतुओं की संख्या पे निर्भर करता है कि कितने तंतु लेने हैं हमें ऐंठन के लिए, या बिना ऐंठन वाले फिलामेंट्स बोलते हैं उनको यूज़ करना पड़ता है, या ऐंठन दिए हुए लंबे तंतु या फिलामेंट को यूज़ करते हैं, या रेशीय जो मोनोफिलामेंट है ऐंठन दी जाती है और बिना ऐंठन वाले भी होते हैं, और उन्हीं से हमारा वस्त्र का निर्माण होता है। तो हम इस तरीके से ऐंठन देकर तंतुओं को उपयोग में लाते हैं। कताई दो प्रकार से हो सकती है, यांत्रिक विधि द्वारा और रासायनिक विधि द्वारा। रासायनिक विधि द्वारा हम गीली, शुष्क या पिघालने में से बनता है, या यांत्रिक विधि या द्वारा परंपरागत और सामान्य रूप में बनता है। रासायनिक विधि जो है उसमें मानवकृत दीर्घाकार तंतु को सूत का निर्माण किया जाता है। गोल को सुई की नोक से आकार में सूक्ष्म छिद्रों द्वारा स्पिनरेट से गुजारा जाता है, और सूत का व्यास और सूत के तंतुओं की संख्या आवश्यकता अनुसार रखी जाती है, और स्पिनरेट के छिद्र और सूक्ष्मता पर सूत की महीनता निर्भर करती है, और सूत की लंबाई और आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। सूत बाहर निकालने पर सूख जाता है और बटकर स्पूल पर लपेट दिया जाता है, और लघु आकार का बनाने के लिए तंतु को काट लिया जाता है। साधारण तौर पर सूत एक रेशीय होता है, और बहुरेशीय बनाने के लिए दो या अधिक रेशियों को बटकर तैयार किया जाता है। और इसमें हम गीली कताई, जब हम गीली अवस्था में कताई प्रक्रिया की जाए तो उसके पश्चात सूत को सुखाकर स्पूल पर लपेटा जाता है। शुष्क कताई में घोलक का वाष्पीकरण कर दिया जाता है और सूत को गर्म हवा के बीच में गुजार कर कताई होती है। और पिघली हुई कताई, इसमें नायलॉन जैसे कृत्रिम रेशों के घोल को पिघला हुआ स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है। ठंडा होने पर सख्त हो जाते हैं और स्पूल पर लपेट दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पिघली हुई कताई, मेल्टिंग स्पिनिंग। तो ये हम रासायनिक जो हम कताई करते हैं वो ज़्यादातर मानवकृत और नायलॉन और इन पे होती है, और केमिकल मेथड्स ऑफ स्पिनिंग कहा जाता है इनको। नेक्स्ट आता है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि दो प्रकार की होती है, परंपरागत विधि और सामान्य यांत्रिक विधि। परंपरागत विधि भी दो प्रकार की होती है, तकली द्वारा और चरखे द्वारा। चकली पहले तो है ना, कताई जो होती थी वो उंगलियों के बीच में रख के बल देने से होती थी, पर बल देने से सूत जब लंबा हो जाता था तो खुले सिरे को पत्थर से बांधकर वजर डाल दिया जाता था। इस प्रक्रिया में लिनन, ऊनी रेशे, सूत वगैरह को सूती रेशे और उसके सरल रहता था, किंतु सूती लघु तंतु को आपस में चिपकने के लिए थोड़ा नम करना आवश्यक होता है। तकली का आविष्कार भारत में हुआ और उसमें हमने ऊनी, रेशमी, सूती काम में लाई, और ये लोहे की एक पीतल का मोटा गोल टुकड़ा होता है। इसके मध्य में लोहे की पतली, चिकनी व 7 इंच लंबी छड़ी होती है। छड़ी के ऊपर के भाग में हुक लगा हुआ होता है, और वो मुड़े हुए भाग से तंतु को पकड़ता है। काटने वाला व्यक्ति तंतुओं को खींचकर तकली को घुमाता है, और ऐंठन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और सूत तैयार हो जाता है, जिसे स्पूल पर लपेट दिया जाता है। तो जिसका चित्र मैं आपको इस वीडियो के साथ दूंगी। चरखा आप लोग जानते ही हैं कि ये चरखे का उपयोग भी किया जाता है। इसमें हस्तकला केंद्रों में ये काम में आने वाले हैं, और विद्युत चलने से ये चलने वाले चरखे का भी काम में लाते हैं। और ये चरखे आप लोगों ने देखे ही होंगे कि गोलाकार होते हैं। इसका चित्र मैंने आपको समझने के लिए दिया है। ये हाथ से काम में लेने वाले चरखों का उपयोग होता है, और विद्युत से चलने वाले भी चरखे होते हैं। उसमें लपेटने पर गोल 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 घूमते हैं, और उससे वो जो आपका रेशा है वो रेशे के रूप में, सूत के रूप में बन जाता है, और उसे लपेट लिया जाता है स्पूल पे। ये तो हुई परंपरागत गतिविधियाँ जो कि आज भी हमारे गाँव में देखने को मिल जाएंगी। और
गांधी धाम वगैरह में और जो मेले वगैरह हैं उसमें ये बिकते भी हैं। फिर आता है सामान्य यांत्रिक विधि। इसमें सूत का निर्माण एक ही स्थान या मिल में होता है। इसमें कई बार मिल में, प्लांट में धागे का निर्माण कार्य होता है। प्रथम चरण में तो कच्ची अवस्था में निर्भर करता है, सूती रुई के बीज हटाकर बंडल के रूप में मिल जाते हैं और रुई में कुछ मात्रा में धूल, मिट्टी, पत्तियां आदि होती हैं और फ्लीस वगैरह होती हैं, उसकी छटाई काम करते हैं। फिर ऊन में चिकनाई होती है, उसको रिमूव करते हैं। धूल, वनस्पति का अवशेष आदि मिले होते हैं। कच्ची लिनन को गलाने के लिए पश्चात ही तंतुओं में अलग करा जाता है। और कच्ची सिल्क जो होती है वो कोकून में से लच्छी निकाल कर करते हैं। और सिरसिन जो है गोंद नामक चिपका हुआ पदार्थ होता है, उनको कताई के लिए आवश्यकता से कम कर देते हैं ताकि वो टूटे नहीं। मानवकृत तंतुओं में दो प्रकार से बनाया जाता है। लंबे रेशे फिलामेंट का सिल्क के समान ही साफ कर वस्त्र के लिए काम में लिए जाते हैं और छोटे तंतु स्टेपल को ऐंठन कर बुनाई के लिए तैयार किया जाता है। और बनावटी जो है उसमें आपका है सामान्य यांत्रिक विधि सभी प्रकार के तंत्रों के लिए समान होती है और इसमें विशिष्ट प्रभाव खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। मिल में अनेक प्रकारों से मशीन की सहायता से धागा बनाने की प्रक्रिया की जाती है। एक ही कार्य में बहुत सारी मशीनें लगातार कार्य करती हैं। ऊनी, सूती, सिल्क के लिए मशीनों में भिन्नता होती है। प्राकृतिक तंतुओं की लंबाई सीमित होती है। सूती लघु स्टेपल 3/4 इंच से 1.5 इंच लंबे होते हैं। लिनन का औसतन लंबाई 18 से 20 इंच होती है। मानवकृत तंतु को लघु रूप में काटा जाता है जिसकी लंबाई पूर्व निर्धारित होती है। सूत या धागा बनाने के लिए प्रक्रिया विभिन्न तंतुओं के लिए समान नहीं होती, किंतु कुछ प्रक्रियाएं समान होती हैं, जैसे धुनाई और कंघी करना, फिर आपका गोंद हटाना, धुलाई प्रक्रिया, कार्बोनाइजिंग, ड्रॉ करना और खींचना, फिर रोइंग, लपेटना, कताई। ऐंठन देते हैं और ऐंठन के दो मुख्य उद्देश्य हैं कि तंतुओं को आपस में बांधना और उनके खुले सिरे आपस में लिपट कर अदृश्य हो जाएं। साधारणतः ये माना गया है कि जितनी ऐंठन अधिक होगी धागा भी उतना मजबूत होगा। लंबे रेशों और अधिक ऐंठन की आवश्यकता नहीं होती है। सूती जो लंबे रेशे होते हैं उनमें ऐंठन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो वैसे ही लंबे हैं। सूती रेशे और स्टेपल या लघु तंतुओं को ऐंठन दी जाती है और हल्के व कम ऐंठन वाले तंतुओं में चमक और कोमलता अधिक होती है। कम ऐंठन वाले रेशों में बाहर बना वस्त्र सिल्क के समान कोमलता और चमकदार बनता है। जो छोटे रेशे होते हैं वो थोड़े थोड़े रोए के रूप में निकल जाते हैं और उससे जो उस पे रोए जो होते हैं ना वो उससे वो सुंदरता या उसकी चमक कम हो जाती है। और मजबूत ऐंठन होती है तो उसमें धागे नहीं निकलते हैं। और वेफ्ट और ये आपके भरने वाला रेशा बाने और ताने बाने से बुना जाता है और ऐंठन वाले सूत्र तैयार होते हैं। ऐंठन प्रति इंच, ट्विस्ट पर इंच, कम ऐंठन, साधारण ऐंठन और अधिक ऐंठन 3 भागों में होता है। 0 से 3 TPI करते हैं ट्विस्ट पर इंच। हर इंच में कितना उसको मोड़ रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है। अगर 0 से 3 है तो वो है आपकी साधारण, अगर वो 3 से 7 है और इसके सूत के जितने भी ऐंठन है अधिक ऐंठन होती है तो 7 से 12 TPI। ऐंठन देने की दिशा जो होती है वो निर्धारित रहती है। ऐंठन मापने के लिए यंत्र होता है, ऐंठन गुणांक भी कहते हैं इसे। और तंतुओं को 2 दिशा में ऐंठन देकर बनाया जाता है, दाईं और बाईं। दाईं दिशा की ओर देने वाला सिल्वर घड़ी अनुसार घुमाया जाता है। इस प्रकार बाईं ओर ऐंठन देने वाला घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाया जाता है। दाईं बाईं का पहचान Z अक्षर से ऐंठन से हो सकती है। ऐंठन S अक्षर की संज्ञा दी जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से समझने पर बाने के सूती दोहरी ऐंठन दी जाती है और केप के कपड़े में 2 फीट बाय 2 फीट कहा जाता है और उससे 2S और 2Z ऐंठन होती है। स्पन का सूत लघु तंतुओं को ऐंठन को तैयार करते हैं, इस कारण स्पन रेयन निर्माण रेयन लघु
सूत का वर्गीकरण। सबसे पहले आकार के आधार पर। स्पंज सूत आकार की लंबाई प्रति इकाई वजन से प्रदर्शित किया जाता है, परंतु प्रत्येक तंतु के लिए ये भिन्नता होती है। सूती वस्त्र के गुणांक इस प्रकार से दे दी जाती है, जैसे 840 यार्ड का एक है 1 पाउंड, और एक है 1680 यार्ड का 1 पाउंड, और एक है 2520 यार्ड का 1 पाउंड, और उसको नंबर 1, नंबर 2, 3 ऐसे गुणांक दे देते हैं। फिलामेंट साइज़ जो है सूत स्पिनेट के छिद्र के आकार पर निर्भर करता है। तंतु बनाने पर किस गति व दबाव से स्पिनेट से पंप किया जाता है। फिलामेंट का आकार भी उसी पर निर्धारित होता है। फिलामेंट का आकार माप डेनियर अर्थात लंबाई प्रति इकाई वजन में नापी जाती है। इसमें लंबाई बराबर रहती है। डेनियर 9000 मीटर वजन का 1 ग्राम, डेनियर 9000 मीटर के 2 ग्राम, डेनियर 9000 मीटर वजन के 3 ग्राम, ऐसे उसमें वेट होता है। वेट से इसको देखा जाता है। लंबाई सेम रहती है। ऐंठन के आधार पर ऐंठन की सहायता से सभी तंतु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गांठ धागे की मजबूती प्रदान करते हैं। ऐंठन प्रक्रिया से एक सिरे का बल देकर घुमाया जाता है, जबकि दूसरा सिरा जो है वो स्थिर रहता है। ऐंठन की दिशा क्या है और ऐंठन की मात्रा क्या है? ऐंठन की दिशा को S और Z की संज्ञा दी गई है। कभी इसे नियमित, उल्टी, दाईं बाईं के नाम से जाना जाता है। S ऐंठन को सीधा रखने पर मध्य बिंदु से घड़ीनुमा ऐंठन वाला, Z ऐंठन घड़ी के विपरीत वाला होता है। तो ऐंठन की मात्रा, ऐंठन देने की मात्रा तंतु की लंबाई, सूत का आकार, सूत के उपयोग पर निर्भर करता है। सूत में ऐंठन एक निर्धारित सीमा तक बढ़ाई जा सकती है, जिससे मजबूती भी अधिक होती है। अतः ऐंठन देने से तंतु मध्य रेखा से 90 के कोण पर आ जाता है और धागा टूट जाता है। फिलामेंट व लंबे रेशों को अधिक ऐंठन की आवश्यकता नहीं होती है, और छोटे व लघु जो रेशे हैं अधिक ऐंठन देकर ही आपस में जोड़ा जाता है। ऐसे रेशों की मजबूती भी अधिक होती है। महीन धागों में अधिक ऐंठन की आवश्यकता होती है और मोटे धागों में कम ऐंठन दी जाती है। बुनाई में करने के धागों में ऐंठन कम देते हैं, और बुनाई वीविंग के लिए जो ऐंठन अधिक होती है। ऐंठन की मात्रा एक समान होनी चाहिए, क्योंकि वस्त्र निर्माण में कहीं मोटा और कहीं पतला नहीं रहे। और कम ऐंठन सूत वाले बाने में काम में लिए जाते हैं, जिसे नेब्ड या रोएदार बनाने के लिए किया जाता है। ऐंठन कम होने के साथ रोए सरलता से बन जाते हैं। कम ऐंठन जो है वो फिलामेंट सूत का ऐंठन 2-3 ppi होता है, और रोएदार नेब्ड ट्विस्ट जो है कंबल के ताने में 12 ppi, बाने वेफ्ट में 6 से 8 ppi होते हैं। औसतन ऐंठन, लघु तंतुओं में औसतन ऐंठन का उपयोग किया जाता है। ताने के रेशे पर बाने की अपेक्षा अधिक ऐंठन दी जाती है, क्योंकि ताने के रेशों को अधिक मजबूत बनाया जाता है। बुनाई करने के लिए करघे पर तनाव के ताने के सूत पर पड़ता है, और साथ ही बाने की शटल आगे पीछे गुजरने से घर्षण होता है। अधिक सख्त ऐंठन या वॉयल ट्विस्ट, ये वॉयल ऐंठन में 30 से 40 घुमाव प्रति इंच होता है, और सूत में शक्ति तंतुओं के निकट आने से होती है, और सख्त होने से प्रक्रिया ऐंठन दिए हुए सूत को दोबारा ऐंठन देने से अधिक उजागर होती है। दूसरे शब्दों में एकहरा सूत व ऐंठन एक ही दिशा में दिया जाता है, उसी दिशा में दोबारा ऐंठन दी जाती है। क्रेप यान या क्रेप सूत, ये निर्माण ऐंठन के 40 से 80 ppi ऐंठन प्रति इंच होती है, और सूत में हल्का कड़ापन होता है, और बुनाई के पश्चात क्रेप के समान दिखता है हो जाता है। सभी प्राकृतिक सूत रेयान की क्रेप विधि से वस्त्र बनाते हैं। ताप शून्य तंतुओं में उपयोग से क्रेप तैयार नहीं किया जा सकता। क्रेप वस्त्र बनाने में ऐंठन की मात्रा में वृद्धि करने और ऐंठन को दिशा परिवर्तित कर देने में क्रेप वस्त्र अधिक आकर्षण आ जाता है, और उदाहरण के लिए 6S और 6Z से अधिक क्रेप का प्रभाव दिखाई देगा। इसके विपरीत 2S और 2Z में प्रभाव कम हो जाता है। क्रेप सूत निर्माण करते समय वेफ्ट के जो बाने हैं वो प्रयुक्त होते हैं, और कई बार दोनों ताने और बाने में क्रेप का सूत प्रयोग होता है। फिर प्लाई के अनुसार एक रेशिया पाइल्ड सूत और कॉर्ड सूत 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं हम। और एक रेशिया में तो 2 से 3 ऐंठन से देकर बनता है। एक रेशी सूत को खोलने से तंतु अलग हो जाते हैं। कई बार पतली पट्टी लंबी रेशा के सूत बनते हैं।
पतली पट्टी कागज़ या धातु मेटल फॉइल के होते हैं, उसमें ऐंठन बिल्कुल नहीं होती है। प्लाई सूत का निर्माण दो या दो से अधिक रेशें सूत से मिलाकर की जाती है। प्लाई को खोलने पर रेशें सूत अलग हो जाते हैं और एक रेशें सूत को खोलने पर तंतु अलग होते हैं। केबल या कॉर्ड दो या दो से अधिक प्लाई सूत में ऐंठन देकर बनता है और कॉर्ड सूत का नामकरण सूत में ऐंठन की दिशा के आधार पर किया जाता है। सिलाई करने वाले व रस्से इस वर्ग में आते हैं। नोवेल्टी सूत का निर्माण नियमित रूप से अनियमित व्यवस्था में किया जाता है, जो पूरे सूत में भिन्न होता है। रोएदार लूप, विभिन्न तनाव, ऐंठन अंतर देकर तैयार किया, रंगों में भिन्नता लाई गई। नोवेल्टी का सूत का टिकाऊपन सूत के निर्माण तथा वस्त्र की बुनाई पर निर्भर करता है। रेटाइन सूत बहुत प्रचलित होता है। इसमें एक मोटा सूत का आधार का कार्य करता है और उसके चारों ओर कुंडली या लूप में दूसरा सूत लिपटा रहता है। कई घुमाव व बल दिए हुए सूत को स्थिर अवस्था में रखने के लिए बाइंडर का प्रयोग करते हैं। स्पाइरल या स्क्रू सूत, कॉर्क स्क्रू सूत। स्पाइरल या घुमावदार सूत तैयार करने के लिए दो प्लाई सूत ऐंठन देकर आता है और दोनों प्लाई में विभिन्न ऐंठन बल दिए जाते हैं। दोनों के आकार में भिन्नता पाई जाती है। फिर गांठ रंग का धब्बा वाला सूत। इसमें दो प्लाई सूत को एक ही स्थान पर देर तक लपेटना, शेष स्थान पर दूर लपेटने से बनता है। नियमित अंतराल में गांठें सी बन जाती हैं और दूसरे रंग के तैयार किया जा सकता है। गांठें और रंग धब्बे के सूत की लंबाई में आकर्षक लगते हैं और ऐंठन देते समय बंधक तत्व के साथ बांधा जाता है। कुंडली नुमा सूत पूरी लंबाई में नियमित दूरी पर लूप बने होते हैं और सूत को वस्त्रों में उपयोग किया जाता है। कोट व पोशाकों में लूप प्रभाव दिखाए उपयुक्त लगता है। थोड़ा बट किया हुआ स्लब दो प्रकार से लाया जाता है। धागे में नियमित स्थान पर ऐंठन नहीं दी जाती है व कई बार ऐंठन में भिन्नता रखी जाती है। मध्यांतरों में ऐंठन के कसाव का अधिक या कम रखा जा सकता है। धातु से बना सूत चद्दर या फॉइल से सूत पर तैयार किया जाता है। स्टील, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, प्लास्टिक की परत चढ़ा दी जाती है और पतली काट ली जाती है। और धातु से बने सूत पर प्लास्टिक की परत होने से खराब नहीं होते हैं और आजकल एल्युमिनियम की परत के बीच में प्लास्टिक की तय दी जाती है और फाइल के नाम से उपयोग में लाया जाता है। कागज का सूत कागज से फाड़कर गीला किया जाता है और गीली अवस्था में ही सूत तैयार किया जाता है। कागज के सूत अन्य धागों के समान ही बुनाई का काम करते हैं और मजबूती में कमी होने पर कागज के सूत का उपयोग बैग, सीट कवर, तंतु से बने कालीन आदि में होता है। प्लास्टिक सूत के प्राकृतिक कृत्रिम रेशों से बनते हैं तथा सूत को प्लास्टिक का सुरक्षित घोल में डुबोकर प्लास्टिक सूत तैयार किया जाता है। टेक्सचर्ड यार्न भी होते हैं जो कि लूपदार होते हैं, घुंघराले होते हैं, क्रिम्ड होते हैं और बनावटी सूत भी होते हैं जो टेक्सचर्ड यार्न बोलते हैं। तो इसमें बल्क टाइप यार्न होते हैं, लूपदार। फिर आपके कुंडली नुमा कॉइल के रूप में खींचे जाने वाले लूप सूत भी होते हैं और बनावटी सतह वाले भी। आकर्षण व सुंदरता को बढ़ाने के लिए वस्त्र की सतह के ताप विभिन्न प्रकार के सेट कर दिया जाता है और एसीटेट और पॉलिएस्टर वस्त्रों पर भी प्रक्रिया अधिक होती है। इस प्रकार आपने